तो आप में से कितने का प्राइमरी गोल कोई और एग्जाम बन गया है इंस्टेड ऑफ सिविल सर्विसेज? ऐसा हुआ है किसी के साथ अभी तक? फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि मैं यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करूंगा या करूंगी, लेकिन तैयारी के दौरान ऐसा लगा कि नहीं, बैंक का पेपर दे लेना चाहिए। ऐसा हुआ किसी के साथ? एनीबडी ऑनलाइन? ऑलराइट, सो वन यस, बाकी सभी नो। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। सो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुड बी। तो दैट्स इट। कितने बज गए देखो जरा आपकी घड़ियों में, कितने बज गए? 4। बंद कर दे क्लास को और ना पढ़ो। क्या होता है कि लिमिटेड बच्चे होते हैं तो ही आंसर राइटिंग अच्छे से चेक हो पाती है। ठीक है, वो हो नहीं पाती है। वट एवर यू वांट टू से, इंडिविजुअल अटेंशन जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिल पाती है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ यू हु आर हेयर, आपके पास खुला टाइम है। फोन्स अपने काइंडली थोड़े इधर उधर रख दो, साथ वाली कुर्सी पे रख दो। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बच्चे इंटरनेट से आंसर चेप के भेज देते हैं मेरे को। तो जितने भी आप ऑनलाइन हो, आपको आंसर राइटिंग करनी है। अपना आंसर ऑनलाइन आपको 15 मिनट में लिख के भेज देना है, ऑनलाइन। नॉट मोर देन 15 मिनट्स। आई गिव यू द क्वेश्चन, एज सुन एज आई गिव यू द क्वेश्चन आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंस यू आर हेयर आई कैन मॉनिटर यू, यू कैन टेक 30 मिनट्स वॉट एवर यू वांट टू टेक। ठीक है, क्वेश्चन मैं ऐसा देने लगा हूं आपको कि एग्जाम के अंदर वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, उसका कहीं आंसर होता नहीं है। और इजी क्वेश्चंस कि सीओपी में क्या हुआ जी, डेवलप्ड कंट्रीज की क्या डिबेट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये सबको पता है। एवरीबडी नोज दैट। किसी को एक फैक्ट ज्यादा याद रहेगा, किसी को कम रहेगा, कोई फ्लो चार्ट बना देगा, कोई नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग का जूस निकाल देते हैं। ठीक बात है। और उसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की रीडिंग की होनी चाहिए, अदरवाइज आप रियलाइज करोगे आज ये हाथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर एक जीएस पेपर में आपको फेल करवा देते हैं, बहुत बुरे तरीके से फेल करवाते हैं। आई गेट माय थिंग? मेच्योर थिंकिंग वाले ये क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है ऑनलाइन। आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट आप बड़े ध्यान से सुनना। इंस्ट्रक्शन आज कुछ अलग है। आपने पीडीएफ बनानी है, ऊपर नाम लिखना, अपना अपना शहर लिखना है, कौन सा बैच है आपका, अपना फोन नंबर लिखना है, और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। आप सबने आपने मुझे यहीं पे पकड़ा देना। ठीक बात है, लिखो क्वेश्चन लिखो। द इथोस, द ETHOS of civil service in India, the ethos of civil service in India stand for the combination of stand for the combination of professionalism, professionalism with nationalistic consciousness, professionalism with nationalistic consciousness. Full stop. Elucidate. 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 Is the question clear in English, all of you? हाँ, ऑनलाइन आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करने लगा हूं। द इथॉस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया
स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, एल्यूसिडेट। अब हिंदी में बताने लगा हूं, लिख लो साथ में, बिकॉज देखनी पड़ती है आपको हिंदी, वहां पे भी देखनी पड़ेगी। लिखो, इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यवसायिकता इज प्रोफेशनलिज्म। तो चलो, जो शब्द आपको इंग्लिश में ना समझ आए वो समझने की कोशिश करनी होती है। तो इथोज स्टैंड्स फॉर लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना, राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना का संयोजन के संयोजन का प्रतीक है। स्पष्ट कीजिए। तो एटलीस्ट ये तो पता लगा ना, इल्यूसिडेट क्या होता है। स्पष्ट करना होता है कि साफ साफ बताओ। चेतना के संयोजन का प्रतीक है। स्पष्ट स्पष्ट कीजिए। और हाँ जी, ऑनलाइन द क्वेश्चन इज क्लियर। देखो, अगर इंटरनेट आपने टच किया, तो मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं असल में यकीन मानता हूं कि थोड़ा सा फेलियर अट्रैक्ट कर लोगे आप। द यूनिवर्स इज वॉचिंग दैट यू आर अ person who finds shortcuts, and such difficult job should not be given to you. So don't do that. You are sitting in an examination hall. ये आ गया क्वेश्चन, मात्र 150 शब्दों में लिखना है आपको। तो ये तो बच गए। अब लिखो, अब लिखो। हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। अगेन पीडीएफ सेंड करनी है, आप लिखना स्टार्ट करो, फोन्स मत टच करना। डू नॉट सर्च इवन अ वर्ड। आपको नई वर्ड पता, तो यही हालात वहां पर भी होंगे। ये वाला ढूंढ लोगे, कुछ और आ जाएगा वहां पे। ठीक है। सो लॉट ऑफ सीरियसनेस, राइट डाउन 150 वर्ड्स। आई एम नॉट अटेंडिंग न्यूज पेपर फ्रॉम सम डेज ड्यू टू प्री बोर्ड्स एंड यूनिट्स इन आवर स्कूल। ठीक है जी, इट्स ओके। दिस हैज नथिंग मच टू डू विद प्री बोर्ड, ओ सॉरी, न्यूज पेपर। तो ये तो कोशिश करो। हाँ, टेक 20 मिनट्स जी, ऑनलाइन, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन, अब अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, दैट्स फाइन। नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं है। यही तो बताना था मुझे कि नहीं लिखा जाता। हाँ जी, दिखा है यहाँ पे किसी ने कुछ? तो दिखा दो, अगर हो गया आंसर पूरा। अपनी तसल्ली कर लेना, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो चाहे।
हम्म। कोई बात नहीं, अगर हो गई अपनी सेटिस्फेक्शन तो दे दो। हम्म। बस भेज दो, स्वयं भेज दो। सबसे पहले तो मोहित, आप मुझे ये बताओ, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो? सो जिनके भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जो भी पेंडेंसी हो जाएगी, उसकी चिंता इतनी नहीं करनी है। ना ही एग्जाम्स की इतनी चिंता करनी है। सो ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड्स हैं, दैट्स फाइन। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड स्टडी लोड, ऐसे शब्द नहीं यूज करने हैं। क्या हो गया, इतना क्यों लोड ले लिया आपने? इतनी क्या की टेंशन है? इतनी नहीं टेंशन लेनी होती है क्लास टेंथ ट्वेल्थ के बोर्ड्स की। इट्स फाइन।
इतने लंबे लंबे मैसेज कर रहे हो, सो जो भी आपकी पेंडेंसी रह जाएगी, इफ यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन यूपीएससी फॉर अ फ्यू वीक्स, दैट्स फाइन, उसके बाद पिकअप कर लेना। अभी तक जो आपने किया वो तो कुछ प्रोग्रेस हो गई होगी ना आपकी तैयारी की, सो दैट्स फाइन, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं। कई बार कुछ बच्चों के ना अच्छे मार्क्स आते हैं, उनके लिए श्राप बन जाता है, पता आपको। आप देखोगे जीवन में कुछ बहुत होशियार बच्चे थे बेचारे, है ना, लाइक दे वर टोल्ड कि यू आर सपोज टू बी लाइक, चुप करके फर्स्ट सीट पे बैठो टीचर के बिल्कुल 1 फुट दूर, है ना। आप में से कुछ रहे होंगे, नॉट नेसेसरली कि वो, बट समटाइम्स दे आर सो कोमल चंचल, है ना, कि लाइफ जो है वो जी नहीं पाते हैं। आईआईटीएन जितना ज्यादा सुसाइड क्यों करते हैं? दे आर वेरी कोमल बच्चे, द बैक बेंचर्स डोंट कमिट, है ना, उनको टेंशन कोई नहीं, करे देख लेंगे जो होगा, दाल फुल्का चल जानी चाहिए बस। तो इतनी टेंशन लेके मजा करो, इट शुड बी लाइक आप अपना बेस्ट दो, और जो भी स्कोर आए अपने दिखाने के लिए स्कोर आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो जब जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब दोबारा पिकअप कर लेना, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दे सकते हो, वो दे लो, दैट इज फाइन। नाउ कमिंग टू द आंसर्स, नाम्या के आंसर पे आ जाते हैं। नाम्या का आंसर इज अ गुड अटेम्प्ट बट नो एग्जाम्पल्स, वेरी बोरिंग ब्लैंड आंसर। तो आंसर कैसा है? Civil services are the important pillar of governance. They are the permanent executives that are tools in the hand of our governance system. तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए ही ऐसा लगने लग गया कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ये इंट्रोडक्शन को फॉर्म करते हुए। सेकंड लाइन बहुत ही जबरदस्ती की लाइन लगी मेरे को, दैट दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स दैट आर टूल्स इन द हैंड ऑफ आवर गवर्नेंस सिस्टम। वो तो बात ठीक है, लेकिन आंसर, इस आंसर से वो कैसे जुड़ी हुई है? हाउ इज इट इन इंट्रोडक्शन? So probably you were struggling with the content at this point of time. उसके बाद आपने लिखा प्रोफेशनलिज्म इन सिविल सर्विसेज, गुड गुड अटेम्प्ट। यहाँ पे जो आपने स्ट्रगल की, मेंटल स्ट्रगल की, उससे बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आए। अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, गुड वर्ड्स, राइट, थ्रोइंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम। और यही चाहिए होता है, समटाइम्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे थ्रो द राइट वर्ड्स एट वेरी रॉन्ग मोमेंट्स। बट कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे होने चाहिए थे ना। दो तरह के एग्जाम्पल्स यहां पर हम दे सकते हैं। देखो, एक तो सिविल सर्विसेज की एग्जाम्पल्स देंगे, सही बात है, या तो इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर दी, नीति आयोग का निर्माण कर दिया, प्लानिंग कमीशन चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, कोई ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जो प्रधानमंत्री की भी बात नहीं सुनता था। ऐसे बहुत सारे नाम अगर आपको पता है तो तभी लिख पाओगे ना। जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत सारे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स थे, उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, वो चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स को भी वापस भेज देते कि तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। था वो सिविल सर्वेंट ही, लेकिन अब लग गया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। बहुत सारे कैग, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन जाते हैं, बड़े बड़े स्कैम्स जो हैं अनकवर कर देते हैं। या तो ऐसी इंडिविजुअल एग्जांपल्स हम यूज कर सकेंगे जब हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज में प्रोफेशनलिज्म की। जो क्या होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड होता है सिविल सर्विसेज से? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियल एटीट्यूड, ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली irrespective ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, यही सब बातें हैं ना। तो कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में हम रैंडम सोचने लगते हैं, रैंडम, वी कैन नॉट डू दैट। अब सिविल सर्विसेज से रिलेटेड चर्चा होती है एक तो पॉलिटी में, गवर्नेंस में, और एक सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी, एथिक्स इन गवर्नेंस। पता आपको ये? किसने बताया आपको? हाँ, तो ये वाली रिपोर्ट जो है, और मान लो आपने ये नहीं पढ़ी, सब बच्चे नहीं पढ़ के जाते, बिकॉज ये भी उन जमानों के टेक्स्ट बुक्स हैं, अब हमें बताते हुए डर लगता है जब किताबें नहीं होती थी। समझ, वेन देर वॉज नो स्टैंडर्ड बुक, जीरो स्टैंडर्ड बुक, कहां से तैयारी करोगे आप? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट उठा लो, थोड़े से जेएनयू के उठा लो, थोड़े से इग्नू के उठा लो,
और रैंडम चीजें पढ़ो, उसमें से ढूंढोगे सिलेबस से क्या जुड़ा। अब तो क्या है कि पॉलिटी की किताब आ रही है, 4 गवर्नेंस की आ रही हैं, हर चीज के ऊपर टेक्स्ट अवेलेबल है। या फिर जस्ट आप एक इंटरनेट सर्च मार लेते सिलेबस में लिखे हुए शब्दों के ऊपर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, आपको किसी भी 100 आर्टिकल्स पढ़ लेना, उसमें यही वोकैबुलरी मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजें, नेशन बिल्डिंग, है ना, राष्ट्र निर्माण, ये सारे ही शब्द यहां पे हमें डालने हैं, तो सब डालेंगे। जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, जो मेंस में बैठा हुआ है, उसको सबको पता है, आई एम टेलिंग यू, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एग्जांपल्स उस समय पर कौन ढूंढ पाएगा? अब मान लेते हैं आपके पास इंडिविजुअल एग्जांपल्स नहीं है, यू डोंट नो एनी सिविल सर्वेंट्स। अब तो आप करके जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो हम करके जाएंगे, एग्जांपल्स लेके पहुंचेंगे। अगर नहीं है मान लो, फिर क्या करेंगे? सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, जितना भी आज तक आउटस्टैंडिंग काम हुआ है देश के अंदर, वो सिविल सर्वेंट्स ने तो किया है ना। चाहे पोलियो एरेडिकेशन के पीछे लगी हो सारी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे जनधन स्कीम जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंप्लीमेंट करवाना, इतने बड़े देश को दुनिया का सबसे बड़ा फूड एड प्रोग्राम चलाना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, कौन कर रहा है ये सारा कुछ? सिविल सर्वेंट्स कर रहे हैं ना। मान लेते हैं हमें नहीं एग्जांपल्स आते हैं, तो हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या एग्जांपल दी जाएगी? क्या चीज सिविल सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अचीव करती है, करवाती है, सिटीजंस के हाथ में एक ऐसा टूल देती है? आप पूछ सकते हो सवाल। आरटीआई। अरे वाह, लग जाता मेरे को पता कि कुछ तो हुआ है। ये तो ये तो नहीं बोलते थे, तो सब बोलने लगे। आरटीआई, बिल्कुल सही बात है। आप समझ गए ना मेरी बात? पहले क्यों नहीं समझ रहे थे? तो अब विजय सर या कोई भी सर आपको एक बार बता देता है, सोचना नहीं ना सिखा सकता, प्रॉब्लम ये है। सोचना पड़ेगा ही, आंसर राइटिंग में आप क्रैमिंग की ओर भागते हो, यहां पे सोचना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कई बार, और मैं बड़ी साफ साफ तरीके से हाईलाइट करता हूं कि ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर ही मैंने किया था भाई, आई थिंक विद इन द लास्ट 30 डेज। क्यों? मुझे पता है बहुत ही रेयर चीज है, और क्वेश्चन आएगा तो हाथ खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे वहां पे। वहां पे शब्द नहीं मिलेंगे, वोकैबुलरी नहीं मिलेगी, और एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी, कमिटीज नहीं मिलेंगी, इंडिविजुअल्स के नाम नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो मान लेते हैं आपने सेकंड एआरसी, अब पढ़ने लगोगे तो नानी याद आ जाएगी। आई एम टेलिंग यू, वो इतनी आसान चीज नहीं है, बिकॉज वो बहुत गहरी डिस्कशन है, बहुत ही सीरियस डॉक्यूमेंट है वो। और आपसे पूछ लिया जाता है कि सिविल सर्विसेज के अंदर एफिशिएंसी कैसे एनहांस की जाए, ये आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, आप बैठ के सोचो। और सेकंड एआरसी क्या बोलती है? पेनलाइज द करप्ट टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर सच करप्ट ऑफिसर्स टू डू करप्शन, बट ऑल्सो इंसेंटिवाइज द ऑनेस्ट वंस। और ये दोनों चीजें देश के अंदर नहीं हो रही हैं, देश में बैच के बैच प्रमोट कर दिए जाते हैं, राइट। कि 2012 बैच जो है, सारे डीएसपी, सारे आईपीएस हो गए, है ना। चोर और साधु, चोर और साधु सब एक साथ ऊपर प्रमोट होते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो जिसने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा हुआ, वो न्यूज़पेपर को गले लगा ले, ठीक बात है। तो वहां से आएंगे ये शब्द, ये बात समझ गए? बात यहां पे हो रही थी प्रोफेशनलिज्म। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अगर देखें तो एक तो प्रोफेशनलिज्म और नेशन बिल्डिंग, नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्र निर्माण की भावना होती क्या है? बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि राष्ट्र निर्माण? कि मैं सुबह उठता हूं और मेरे को ऐसा फील हो रहा है, व्हाट आई एम डूइंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन। हाँ, एवरी सिंगल थिंग दैट आई डू, जब ये सारे समाज के अंदर भावना हो जाती है। अब समाज के अंदर आनी तो डिफिकल्ट है, सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए, एक एक सेकंड होनी चाहिए उसको, कभी ये फीलिंग नहीं आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये इंपॉर्टेंट भी है। विकसित विकसित भारत बनाएंगे जी, विश्व गुरु, ये सारे शब्द जो हैं
और इनकी मौकरी भी होती है, हमारी सोसाइटी में होती है मौकरी। क्यों? यहां पर राष्ट्रवाद की भावना है नहीं, लेकिन सिविल सर्वेंट, आर्म्ड ऑफिसर्स, बेल्ट जॉब में जितने भी लोग हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट दे आर हैविंग नेशनल कॉन्शियसनेस, कि उनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन दैट मिशनरी। दैट इज नेशनल कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर जी? इन इवन इंटरव्यू ऑल्सो ये आपसे भावना आपकी टेस्ट की जाएगी, आपके रीजन से आपको ज्यादा प्यार है या देश से ज्यादा प्यार है, ये आपका निकाल लिया जाएगा। इंटरव्यू में डैप होता है ना सामने, उसी के इर्द गिर्द कन्वर्सेशन होगी ना, और क्या पूछेंगे, और क्या पूछने लग जाएंगे। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिखा है कि मैं हूं महाराष्ट्र से, तो क्या क्वेश्चन आएगा? द पर्सन इज ऑब्वियसली गोइंग टू आस्क अबाउट द मराठा रिजर्वेशन, मराठा प्रोटेस्ट्स, वहां पे जो मराठी को लेकर पिटाई होती है। व्हाट डू यू फील अबाउट मराठी लैंग्वेज? इफ यू हैव टू चूज बिटवीन मराठी और हिंदी, क्या चुनोगे? ये सवाल यही करेगा ना। तो नेशनल कॉन्शियसनेस ये भावना होती है, और ये टेस्ट किया जाता है, और सिविल सर्वेंट्स के अंदर ही एक्सपेक्टेड होती है। ये बात समझ गए आप? प्रोफेशनलिज्म सिविल सर्वेंट का क्या होता है कि एक तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे कि उसकी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑब्जेक्टिविटी है, यानी वो इम्पार्शियल है, वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता, वो अपनी मेरिट को प्रूव कर रहा है अपनी काबिलियत के साथ, राइट? दैट ही द पर्सन इज एन ओवर परफॉर्मर, ओवर अचीवर, कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग हिज और हर स्किल्स। दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट। Treat his job as a service, not as a platform for self fulfillment। बेसिकली हमने ये बोला कि करप्शन नहीं करनी चाहिए उसको, अपनी सेवा ना करने लग जाना, देश सेवा में आयो, ये भावना होनी चाहिए। तो अगर आप बाइफरकेट करके आंसर लिखते हो, ये 3-4 पॉइंट्स ही आप लिखोगे, आप इसमें सिटीजन चार्टर की एग्जांपल दे सकते हो, जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। सिटीजन चार्टर चार्टर एक मूवमेंट थी, कह रहे हैं कि हर सरकारी दफ्तर के अंदर एक सिटीजन चार्टर लिखा रहेगा, जहां पर लिखा होगा कि आपके क्या अधिकार हैं, अगर आपकी बात ना सुने तो आपको कौन से नंबर पे कॉल करना है, आपको शिकायत कहां पर डालनी है, शिकायत पेटी लगाई जाएगी, आपका काम जो है कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर था, राइट? जो काम ऑब्वियसली नहीं करता मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स के अंदर। आरटीआई ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रही है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रही है, ऑब्जेक्टिविटी कि वो किसी के बीच में भेदभाव ना करे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू डेवलप इगैलिटेरियन सोसाइटी विच इज एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग। हर बात में हम राष्ट्र की बात करेंगे कि उसका इम्पार्शियल रहना इगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टैब्लिश करने की और एक कदम है, जो राष्ट्र निर्माण में बहुत जरूरी चीज है, राइट? अगर बिकॉज 150 वर्ड्स का आंसर है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनलिज्म और नेशनल कॉन्शियसनेस को बाइफरकेट करो, यू कैन इंटीग्रेट दोस, बट इट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग। वो क्रिएटिव राइटिंग में बंदा अच्छा होना चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के। तो आप उसके प्रोफेशनलिज्म को भी, हर प्रोफेशनलिज्म के ट्रेड को, फीचर को नेशनल कॉन्शियसनेस में, नेशनल देश निर्माण में एक हिस्सा बता सकते हो, बट विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स, उनके आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। होता क्या है कि उनके नाम थोड़े से पता होते हैं, राइट? इट्स अ बिट, दे आर अ बिट मोर पब्लिक एंड नेशनली फेमस, तो उनका आप नाम यूज कर सकते हो। यू कैन यूज लोकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट अगर नेशनल एग्जाम्पल्स हैं तो हम अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोकल एग्जाम्पल्स में अमिताभ कांत थे, जिन्होंने केरला में टूरिज्म इंडस्ट्री को 0 से 100 पे ले गए थे, बाकी सारी आसपास की स्टेट्स की टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म कर दी थी। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चलाने वाले वो एक व्यक्ति थे। तो ऐसी एग्जांपल्स देनी होती हैं, हर एक पॉइंट में एग्जांपल चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर हर एक पॉइंट में एक एग्जांपल चाहिए। इज दैट क्लियर जी? यस और नो? सो नाइस आंसर बट नो एग्जांपल्स, एंड ठीक है, अच्छे शब्द हैं। कमिटमेंट टू वैल्यूज एज वसुधैव कुटुंबकम एंड
सर्वे भवन्तु सुखिना, ठीक है। मतलब दिस इज लाइक जो पता है वो लिख दिया। मतलब द वर्ल्ड इज अ फैमिली का नेशन बिल्डिंग से थोड़ा सा कम जुड़ाव है, ऐसा मुझे मुझे लगता है, राइट। तो ऐसे अगर आप ऐसे कोट्स लिखना चाहते हो, संस्कृत कोट्स नेशनलिज्म के बारे में भी है, राइट। जननी जन्मभूमिश्च, ऐसा सा कुछ तो याद करके जाने पड़ेंगे। ऐसे के पिछले हफ्ते रिवाइज करके जाने पड़ेंगे, राइट। इसमें कुछ ऐसा कहा जाता है कि मदर एंड मदरलैंड ये स्वर्ग से भी ऊपर है, जहां पे जन्म हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये प्रेपरेशन एसे के लिए की जाती है, ऐसे आंसर में अगर आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, बट एज कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शंस, नॉट एज द बॉडी। बॉडी में रेलिवेंट बातें लिखेंगे। विकसित भारत फ्रीज होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, इसकी बात होनी चाहिए। जो फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम फाइटर्स ने बोला था दैट इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। यहां पर कॉमनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो सकती है कि सिविल सर्विसेज जो है नेशनल इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है सिंस इंडिपेंडेंस। और आज भी देश में डिविजन्स को, डिवाइसिव फोर्सेस को वीकन करने में बहुत जबरदस्त इनका योगदान है, विच इज अगेन नेशनल कॉन्शियसनेस। आई यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो दिस इज क्वेश्चन जो एकदम दिमाग को हिला के रख देता है। प्रेम, यू हैव रिटन गुड इंट्रोडक्शन, देन द आंसर फॉल्टर्स, फिर आंसर गिर गया। मगर वही ऑब्वियसली अब कंटेंट नहीं है, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। एंगेजिंग विद सिविल सोसाइटीज बहुत दूर की बात हो गई है, एनजीओ के साथ काम करके, यू नो, नथिंग बिग इम्पैक्ट कैन बी क्रिएटेड। समझ, सिविल सर्विसेज ये है, एनजीओ बूंद और समंदर। सिविल सर्वेंट के अपने हाथ में सारी स्टेट पड़ी हुई है ना। सो आप वेलफेयर स्कीम्स की बात करोगे, वेलफेयर स्टेट की बात करोगे, ये सब शब्द भी आपने सीख लिए होंगे कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, है ना। सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का एक लक्ष्य है वेलफेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिटीजन को प्रायोरिटाइज करना, ये सारी बातें। एंड जिया, नेवर राइट बैड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग प्रोफेशनल एंड नेशनलिस्टिक। देयर आर नो बैड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग प्रोफेशनल एंड नेशनलिस्टिक। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स इज नॉट कंसिडर्ड अ बैड थिंग। समझ रहे हो? मतलब मैं क्या, गुरुद्वारे सेवा करने, है ना, मैं सेवा कर रहा था जूतों की, मेरे को उन्होंने बर्तनों में भेज दिया। समझ रहे हो? ट्रांसफर होगी ना मेरी। भाई मैं तो सेवा करने आया हूं, मेरे को जहां मर्जी लगा दो। तो ये जो बात चल रही है ना, सिविल सर्वेंट्स का बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, इट्स फाइन। सिविल सर्वेंट्स डोंट मैटर। हु मैटर्स? पीपल मैटर। समझ रहे हो? तो आपको जब ये सारे सिविल सर्वेंट्स रोते हैं, वैसे तो नहीं रोते, कैमरा पर कभी नहीं बोलेगा, अशोक खेमका भी नहीं बोलेगा जिसका आपने नाम लिखा है, वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता था व्हाट ही साइनिंग अप फॉर। इफ आई टेक अप अ जॉब जिसमें मेरे को पता है मेरे को हर रोज ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, मेरे को कोई सामान बेचना है घर घर जाके, बाद में मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को घर घर जाना पड़ता है। मैंने तो इसको सेवा बोल के लिया है, मैंने तो अपने बॉस को कहा था कि सर मैं तो सेवा करना चाहता हूं समाज की। समझ रहे हो? तो प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिज्म का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है। लोग कह रहे हैं हम तो गर्दन कटवा लेंगे जी, हमारी गर्दन काट दो, देश बचा रहना चाहिए, गोली मार दो हमें, ऐसे ही है ना। मतलब नेशनल कॉन्शियसनेस किसके अंदर होती है? आर्म्ड फोर्सेस के अंदर होती है। कैन यू गो टू अ वॉर? हम में से 90% लोग भाग जाएंगे कि भाई नहीं, गोली बच जाएगी, मैं तो रिजाइन कर रहा हूं आज ही, ऐसे ही करेंगे हम। सही बात है कि नहीं? तो राष्ट्रीय भावना का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पेपर पे हम नहीं लिखते। हाँ, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, लो सैलरी, कैसे लो सैलरी क्यों? सैलरी तो सबकी सेम है। ये तो वो वाली सैलरी की ही बात कर दी हमने कि ऊपर वाली मेरी बननी कम हो जाएगी। थ्रेट्स, पॉलिटिकल प्रेशर, हाँ, पार्ट ऑफ द जॉब है भाई, ठीक बात है। तो ये बुरी चीजें नहीं है, इनको बुरा नहीं माना जाता। और और यहाँ पे किसी ने आंसर आंसर दिखाना है, ऐसे लिखे होंगे मेरे को पता है, क्योंकि दिमाग में कुछ आया ही नहीं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते नहीं। हाँ, सो गुरप्रीत ने भी अच्छा आंसर लिखना स्टार्ट किया। bereft of any example,
0 एग्जाम्पल्स और अंत में एक एग्जाम्पल डाल दी। ये मैं कह रहा हूं हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल चाहिए। और 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं जिसको पढ़ना थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, कि प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, बस वो हेडिंग्स हैं और कोई भी वो नहीं है उसमें। इट मींस वर्किंग एफिशिएंटली, ऑनेस्टली, इम्पार्शली। ये डिफरेंट पॉइंट ही तो बनाने थे और एग्जाम्पल्स एग्जाम्पलीफाई करना था, यही तो हमें करना था। नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस में भी आपने ठीक बात लिखी है। इट मींस पुटिंग फॉरवर्ड पब्लिक वेलफेयर, नेशनल इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक बात है। Combining both ensures that the work is done efficiently yet keeping the needs of the citizens in mind. हाँ, मतलब अब ये लाइन जो है ये दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाती है। Ensures that the work is done effectively yet keeping the needs of citizens in mind. Together they help to move towards ethical, equitable and efficient development. ठीक है, बट वही है, सब लोग कागज भरने लग गए हैं अब। हाँ, दिस इज प्रोफेशनलिज्म, दे पोजेस स्किल्स, न्यूट्रलिटी, एफिशिएंसी। ये 3 हेडिंग्स दिख रही हैं। एंड गुड, देखो न्यूट्रलिटी कितना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि नहीं है? सिविल सर्वेंट्स पोल्स पकड़ के नहीं बैठ सकते। किस न्यूट्रलिटी की हम बात कर रहे हैं? अगर मेंशन किया होगा इट इज गुड, इट कैन बी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इट कैन बी आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, राइट? लाइक इफ आई एम अ सोशलिस्ट पर्सन, मेरा माइंडसेट है समाजवाद, और मेरे स्टेट के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट मिशन का चीफ लगा दिया हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई हेट अदानी। अदानी इज इन्वेस्टिंग 1000 करोड़। मेरा बायस क्या करेगा? 1000 करोड़ से जितनी नौकरियां लोगों को मिलेंगी वो सेकेंडरी कर देगा। मेरे को अदानी से नफरत है बस। न्यूट्रलिटी की कमी हो गई है ना। सो न्यूट्रलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कौन सा? न्यूट्रलिटी। सिविल सर्वेंट्स के अंदर न्यूट्रलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हाँ, national consciousness, uphold loyalty towards the nation, perform their duties with utmost dedication। ये तो वही बात घुमा फिरा के लिखने वाली बात है ना। डीपीएसपी का यूज कर लिया आपने, ठीक है, बट वही है कि डायरेक्टली हाउ आर सिविल सर्वेंट्स कंट्रीब्यूटिंग इन नेशन बिल्डिंग, वो वाली बात हमें कहनी थी। नाउ सी, इफ वी हैड टू ब्लेंड द आंसर, और हम 4-5 पॉइंट्स बना सकते हैं बिकॉज 150 वर्ड्स है, right? So we could have written, there are some points: commitment towards public welfare and constitution for nation building. Second is unbiased and impartial conduct, fulfilling the vision of egalitarian society. Third is respecting democratic principles and staying neutral. Fourth is providing corruption free good governance, furthering the goal of becoming Viksit Bharat. Maintaining the spirit of service over self-fulfillment. Now, in everything, what we are doing is इन 4-5 पॉइंट्स में, क्योंकि अलग अलग हेडिंग्स नहीं देने का मन था आंसर राइटर का, तो यहां पे क्या किया गया, हमने दोनों चीजों को, प्रोफेशनलिज्म और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का एक एक प्रिंसिपल हर एक पॉइंट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल नेशन बिल्डिंग, इगैलिटेरियन सोसाइटी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, विकसित भारत, एंड द स्पिरिट ऑफ सर्विस इन द लास्ट वन। एंड साथ में हम प्रोफेशनल भी रह रहे हैं कि ऐसा सिविल सर्वेंट होता है जो प्रोफेशनल होता है। आप अलग भी लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। और 3-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो असल में, 3-4 पॉइंट्स यू कैन राइट, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज 150 वर्ड यू कैन नॉट ब्रीच द वर्ड लिमिट। और जब ऐसे चीज ऐसे आंसर्स होते हैं, आई थिंक जैस्मीन का मैंने चेक किया, उसकी कंक्लूजन इतनी बड़ी है, वो देख के मेरे को लगता है कि 150 वर्ड्स में कंक्लूजन इतनी लंबा पैरा लिख दिया, तो भाई बॉडी नहीं थी क्या आपके पास? ये नहीं जाएगा आपका परसेप्शन? मेरा तो यही जाएगा कि 150 वर्ड्स में तो 3 या 4 लाइन में इंट्रोडक्शन, 3 लाइन में आपको 3 गिनती की लाइन, 1 2 3, नॉट 3 फुल स्टॉप्स, उसमें आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन खत्म करो, बॉडी के ऊपर अटेंशन दो। गिव मी सम आइडियाज अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क।
आपने छुपा ही लिए अपने आइडियाज, तो कैसे पता चलेगा? Professionalism means that civil servants should do their work honestly, efficiently, with neutrality. They must adhere or stick to the rules and procedure and take decisions on the basis of public interest. Professionalism helps in, ये तो प्रोफेशनलिज्म समझा दिया ना हमने कि क्या होता है। ठीक है। The instruction was elucidate, और कुछ कंटेम्प्रेरी रियल लाइफ एग्जांपल्स होनी चाहिए हमेशा। साइमल्टेनियसली सिविल सर्विसेज आल्सो स्टैंड्स फॉर नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। दिस मींस दैट देयर प्राइमरी मोटिव शुड बी टू वर्क फॉर नेशन। अच्छा, नेशन काट दिया, नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशन ही काट दिया। दे शैल वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। They must respect Constitution of India, its values. They should understand diversity of India. ये तो वही 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 बात होगी ना कि हमें जो सारा कुछ आता है वो सारा कुछ हम डाल देते हैं। रेलेवेंस की कमी है इस आंसर के अंदर। सबने भर भर के पैराग्राफ लिखे हुए हैं। हिस्ट्री में जाने का तो टाइम ही नहीं था। Many of the freedom fighters were a part of the civil services like S.C. Bose or Satyendra Nath Tagore, Janki Nath Tagore, civil servants in our country, professionally trained to deal with ना, कुछ भी, कुछ भी नहीं लिखते जाना है। अब किसका आंसर चेक करूं, बोलो। सो आई हैव सीन द आंसर। खुशी का भी मैंने आंसर देख लिया। वही, स्वयं ने अपना आंसर वापस ले लिया क्या? भेजा हुआ है। सिविल सर्विसेज इंडिया मोर देन a job or commitment. हाँ, good introduction. Demands national nation. ये क्या लिखा है? नेशन नेशन, नया शब्द बना दिया आपने। नेशन नेशन दो बार जोड़ के लिख दिया। फर्स्ट अप्रोच एंड हैव एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। रैंडम कुछ भी चीजें नहीं हम लिखते रहते हैं कि सिविल सर्विसेज टू सर्व द सिटीजंस ऑफ द नेशन एंड रिप्रेजेंट इंडिया ऑन बिग प्लेटफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज। नहीं, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी है। आई थिंक इतने ही आंसर्स आए थे ऑनलाइन। तो समझे कुछ कि क्या करना है? अगर सिविल सर्विसेज में नैया पार लगवानी है, इंटरव्यू बोर्ड का चेहरा देखना चाहते हो अगर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, तो कहीं मिलते नहीं है। उसकी भी तैयारी करके जाना है। और वो वहीं पर पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे जो वहीं पर बैठ के सोचना पड़ेगा। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अच्छी चीज है, बुरी चीज है, ये पूछ लेंगे सोसाइटी में। समझ रहे हो? पागल कर देंगे। क्या बोले, तो सारा कुछ बोलना पड़ेगा, है ना? करप्शन टू सम एक्सटेंट can not be erased from the system, hence it should be permitted। अगर ऐसी कोई बात पूछ ले आपसे कि थोड़ी बहुत करप्शन, थोड़ी बहुत चोरी तो चलेगी जी, तो आपकी बात ही आइडियलिस्टिक ही होनी चाहिए, नहीं? डू यू थिंक करप्शन कम हो जाएगी अगर सैलरीज डबल कर दी जाए सिविल सर्वेंट्स की? हम्म? कितनी सैलरी अच्छी सैलरी होती है फिर, अगर अगर कोई कहे कि हाँ, मान लेते हैं, तो कितनी सैलरी होगी कि उसकी प्यास बुझ जाएगी कि भाई अब शांत हो जा, अब गरीबों को लूटना बंद कर। कितनी सैलरी में शांत हो जाएगा कोई बंदा? ऐसा तो कोई आंसर नहीं है ना इसका। इफ यू आर इन मुंबई और दिल्ली और बेंगलुरु, द आंसर इज डिफरेंट। इफ यू आर इन सम विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, यू आर saying कि करूं क्या पैसे का, किधर खर्चूं? हाँ, ग्रीड हैज नो लिमिट।
तो ऑल दीज थिंग्स ये पूछे गए सवाल है। एंड जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे, इधर उधर रैंडम क्वेश्चंस उठा के लिखते रहेंगे, वो भी इंटरनेट से देख के, अपने मन को बहलाने वाली बात है। हम सोचना नहीं सीख रहे। ठीक बात है। न्यूज़पेपर रीडर्स हमेशा आंसर राइटिंग में बेटर क्या रहते हैं, पास ही वो होते हैं, बाकियों का मेंस नहीं निकलता। और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल की न्यूज़पेपर रीडिंग बड़ी कंसिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम, बेयर मिनिमम 2-3 साल। उससे ज्यादा करो, आपके थॉट, आप एज अ पर्सन और मेच्योर हो जाते हो, क्योंकि आप एज के साथ मेच्योर हो, ये तो लग्जरी नहीं है ना। क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो आपको अभी देना है, बचपन में, 21, 22, 23, 24, 25 साल की एज के अंदर। सो वो मेच्योरिटी आती है बहुत लेटर ऑन स्टेज में, वहां पर ढूंढी जा रही है कि 21 साल का बच्चा वही मेच्योरिटी डिस्प्ले कर दे जो 41 ईयर्स का कर सकता है। और वो कैसे आता है? जब आप ये फिलोसफर्स की बातें करते हो, प्लाटो, एरिस्टोटल, है ना, बुद्ध, नानक, ये क्या बोल गए, राइट? ये सारी चीजें। हट्टी ट्राइब के बारे में सुना था आपने? हट्टी ट्राइब पे एक वीडियो हुई थी, आप सुना था? सो ऑल दीज आर थिंग्स वर्थ कंटेम्पलेटिंग एंड थिंकिंग। सो ऐसे इजी क्वेश्चंस उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, जिसके लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करनी है, और आपका एक एक टॉपिक प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक बात है। जब पुलिस ब्रुटैलिटी न्यूज में आएगी, पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ लेना बड़े अच्छे से। जब कोई बहुत बड़ा अधिकारी अरेस्ट हो जाएगा या हो जाएगी, तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पढ़ लेना बड़े अच्छे से। सो उस साल वो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक बात है। एक नई चर्चा क्या स्टार्ट हुई है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं, है ना। एविएटर्स वगैरह लगा के घुड़सवारी करते हुए दिखते हैं, बड़े मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे होते हैं, लेकिन वो क्या इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को वो राजा वाली प्रैक्टिसेस, लॉन्ग बूट्स पहन के घोड़े के ऊपर बैठ गए हैं, पोलो पहन के। व्हाट आर यू ट्राइंग टू इमिटेट? यू आर ट्राइंग टू इमिटेट द कॉलोनियल रूलर्स। यही कर रहे हो ना आप? तो उसको आप सोशल मीडिया पे डिस्प्ले भी कर रहे हो। तो ये सर्विस रूल्स के अगेंस्ट भी है। एक बार एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, वो रे बैन्स अपनी पहन के पहुंच गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव करने, और देश के अंदर क्या कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई इसको अकल है कि नहीं, राइट? नरेंद्र मोदी को वो ऐसे ऐसे रिसीव कर रहा है, एंड अपना चश्मा नहीं उसने उतारा, है ना, स्टाइल मार रहा है। अब कोई सिविल सर्वेंट गोल गले की टी शर्ट पहन के पहुंच जाएगा? प्रोटोकॉल्स हैं। कुछ लोगों का आज आज क्या डिबेट हो गई है, सम पीपल से कि यार क्या जरूरत है इसकी, क्यों करना है ना। तो मतलब शहर का डीसी जो है वो ओवर साइज टी शर्ट पहन के घूम रहा है, वो कह रहा है दिलजीत ने भी पहनी थी, मैं भी पहनूंगा। ऐसा नहीं ना चलेगा। यू आर सपोज टू पुट अप अ पब्लिक फिगर, पब्लिक इमेज, और कुछ रूल्स हैं, वो जब भंग होने स्टार्ट होते हैं, देयर इज नो स्टॉपिंग। तो आपको सिविल सर्विसेज रूल्स और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार सबसे बड़ी चोर है, निकम्मी है, आप एक बयान नहीं लिख सकते, आपने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि भाई ये सरकार जो है ये तो सबसे बड़ी करप्ट सरकार है, इन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। तो आप कौन हो? आपने कैसे सोशल मीडिया पे लिख दिया? पुट इन योर पेपर्स फर्स्ट, रिजाइन करो, और जो करना है करो, फिर एक्टिविज्म करो, पॉलिटिक्स करो, लेकिन आप सिविल सर्विसेज में रहते हुए आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ लिखने वाले कोई नहीं हो। आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्या ये सही किया उसने उसने तो ईमानदारी दिखाई, एथिक्स में ऐसी केस स्टडीज आती हैं, तो नहीं, बिल्कुल गलत किया भाई, रूल्स हैं। रूल्स हैं तो है, चाहे गलत है चाहे सही है, आज जो रूल है वो मानना पड़ता है, इतनी सी बात होती है। समझ रहे हो? ऑल ऑफ यू आर अवे फ्रॉम ऑल दीज डिस्कशंस, है ना। तो ये बड़ी हॉट डिस्कशंस हैं, गवर्नेंस रिलेटेड, सिविल सर्विसेज रिलेटेड, और यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। बॉडी बिल्डर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, बॉडी बिल्डर पुलिस ऑफिसर्स, सारा दिन जिम ही करते रहते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं दंगा हो जाता है तो पीटते हैं एक विशेष समुदाय को। तो एक ऐसा पुलिस अधिकारी था, उस बात पे बहुत शोर हो गया था। तो ये सारी चर्चाएं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको मौके पर आंसर लिखने को आ जाएगा।
इज दैट क्लियर? सो एक क्वेश्चन आपने डेली उठाना है और उसको अटेम्प्ट करने की, ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करनी है, अपने दिमाग हिलाना आपने, ये करना। एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो पूछ लो। सर जो एग्जांपल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स की नहीं है, जो जो रियल लाइफ जो आपके पास है, जो आपके पास है। हाँ, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, है ना, ये बड़ी पॉपुलर सिविल सर्वेंट्स हैं। द बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया, ये सर्च करना, है ना। सो ऐसे सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स के एग्जांपल्स आपको ढूंढनी है, रिसर्च करना पड़ता है, ये आपके सामने नहीं आती। अब उसके अभाव में आप, वट एवर द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स की देनी बनती है तो इंडिविजुअल्स की देंगे। एज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट्स ने बहुत कुछ अचीव किया है, जो सारे वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं, तो उसकी देंगे। वट एवर इज रेलिवेंट। एनीथिंग एल्स थी? तो फिर इसमें फिर इस तरह से होगा, लाइक फर्स्ट में आएगा अकाउंटेबिलिटी, फिर उसकी एग्जाम्पल फिर आएगा क्यों ट्रांसपेरेंट। अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट पे क्यों डाला आपने? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वैसे ही कहा हाँ है कि हाँ हाँ, फिर बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, फिर उसकी आएगी एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज लाइक अगेन, आंसर रेटिंग इज एन ओपन कैनवस, आप जैसे मर्जी करना चाहो। जैस्मिन, व्हाई आर यू ऑनलाइन विद टू डिवाइसेस? सर, shall I start reading topper answer sheets first? You can, you can, but होता क्या है, if you are completely clean slate, आप एक नया बच्चा हो, आपने ये वाला क्वेश्चन देखा और टॉपर का आंसर पढ़ लिया, वहां पे आपने देखा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये तो बहुत भारी भरकम शब्द बना रहा है, इसको कैसे पता लगा? वहां पे ये नहीं ना पता चलता कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स जो है बड़ी सिंपल सी सेकंड एआरसी है, एथिक्स इन गवर्नेंस। तो आप घबरा ना जाओ, बस दैट इज द थिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसका भी एक अप्रोप्रिएट स्टेज होती है, जो मेरी नजर में तब होती है कि जब आप थोड़ा बहुत ध्यान जाओ, समझ जाओ, थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज आपके 3-4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी में एटलीस्ट कुछ शब्द आ जाते हैं। एक्चुअली कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास है उसी टाइम, तो क्या करें? ये सोल्यूशन मेरे को बताना चाहिए? आप तो जिलाधिकारी बन के मुझे कॉल करते रहोगे सारा दिन, हेलो सर बाहर दंगे हो गए हैं, धरना लग गया, क्या करें? व्हाट डू यू थिंक सोल्यूशन इसका क्या होना चाहिए? आपको पता ही होना चाहिए। कॉलेज के एग्जाम्स छोड़ दो, अगर मेरी मानो तो। मानोगे नहीं आप मेरी बात। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग्स होती हैं जी, एक चीज होती है रिकॉर्डिंग, जो बाद में भी देखी जा सकती है, उसका टेक्नोलॉजी ही ऐसी है उसकी, कि जब वो लाइव खत्म हो जाए उसके बाद वो देखने की प्रोविजन होती है, जो आई थिंक आपको पता है। तो अगर देखने की इच्छा शक्ति हो और इस टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाए, तो पेंडेंसी खत्म हो जाती है। एनीथिंग एल्स? कि व्हाट्सएप ही करके पूछना है? अभी अभी कईयों के मैंने आंसर देखे, ऊपर आपके डाउट पड़े हुए थे, मैंने खोले ही नहीं, खुलते ही नहीं है। क्या करूं? एक मुझे लगता है पीए रखना पड़ेगा, जो व्हाट्सएप खोले। ये वही है जिसने यूट्यूब पे बुक मांगी थी, और मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है जी, तैयारी बढ़िया चल रही है आपकी। हाँ, आपके ग्रुप्स के अंदर वो फॉर्म्स आए हुए हैं, सब्जेक्ट कंप्लीशन एंड वट एवर, वो भर देना, ठीक है। और एक टीचर फीडबैक फॉर्म भी होता है। जिम्मे मेरा चंडीगढ़ से मुझे इशू आए। ते तुम्हें टीचरांना सांगितलं की बात गया थी, तुम्हें जीएसटी फॉर्म चाहिए थे, जीएसटी काउंसिल पर जीएसटी आया था।
तो पहले वाली 5-10 साल पहले हो गया 2002 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਗਈ ਸੋ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨया ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तो इमीडिएट चंडीगढ़ ਦੇ ਇਸ਼ੂ क्योंकि सारा भी डिबेट है डिस्कशन होने के बाद अगर गवर्नमेंट कोई भी फार्म लॉज भी आए नहीं थे, लेबर लॉज वाला हाल ही था उनका भी, आए ही नहीं थे और डिस्कशन हो सकती थी, पर दोनों साइड्स वगैरह करनी नहीं, तेरी शक्ल नहीं देखनी मेरे को। जब लोकतंत्र के अंदर ऐसी भावना आ जाए, ट्रेड यूनियंस भी पिछले 5 साल से विरोध कर रही हैं, कुछ ट्रेड यूनियंस, जहां पर भारतीय मजदूर संघ भी है। पता आपको कौन है भारतीय मजदूर संघ? किसकी ट्रेड यूनियन है? आरएसएस की। तो वो भी विरोध कर रहे हैं इसका, लेबर लॉस का। एंड ये तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, और ये भी अभी हो थोड़ी जाएगा, ऐसे नहीं होता। 25 साल बाद वुमेन रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है, 25 साल से पेंडिंग था वो, और अभी भी कह रहे हैं कि अगला सेंसस होगा, फिर जो लोकसभा होगी उसमें डालेंगे, 2029 में पता नहीं होगा वुमेन रिजर्वेशन 33% या उससे अगले लोकसभा में होगा। सो थिंग्स मूव वेरी स्लोली। एग्रेसिव बिहेवियर है इन दिस केस पंजाब का, वो बहुत काम खराब करता है। एक और एग्जांपल देश के अंदर क्या हुई थी, जब कॉमन लैंग्वेज हम ढूंढ रहे थे कि कॉमन लिंक लैंग्वेज क्या हो, साउथ इंडियंस को हिंदी से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज द एग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकर्स। वो जबरदस्ती कहते नहीं आज ही बोलो, आज के आज ही देश की राष्ट्रीय भाषा बना दी जाएगी। वो पीछे पड़ गए। इस एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से साउथ इंडियंस का और एग्रेसिव एटीट्यूड हो गया कि ये तो इनके तो कुछ इंटेंशन में खोट है। समझ रहे हो? फार्म लॉस मेरी नजर में किसानों का जीवन सुधार देते हैं, है ना? तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स दे वर सपोर्टेड एंड फंडेड बाय द मिडलमैन। आड़ती है ना, ऐसे माइंड मत करना कोई आड़ती परिवार से है तो सो दे आर वेरी पावरफुल। उनके बिना इलेक्शंस नहीं जीत सकते, एंड दे सपोर्टेड एवरीथिंग, दे पुट देयर एवरीथिंग। सो अभी बहुत स्लो चलने वाला है ये, और मुझे लगता नहीं है शायद ये होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। अगर कोर एजेंडा होता बीजेपी का, जैसे धारा 370 थी, फिर कर लेते, फिर बाय हुक और क्रुक कर लेते। अगर अब भी करेंगे तो आई डोंट नो व्हाट द रीजंस विल बी। हाँ, क्लेम हरियाणा और पंजाब का इक्वल करना मे बी। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप भी एक अगर बीजेपी के पॉलिटिशियन होते, इट्स प्रेटी क्लियर पंजाब ने तो वोट डालनी नहीं है, तो ये एक्शन लेके आप हरियाणा की तो लोगे, वेस्टर्न यूपी की तो लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और बीजेपी के एमपी चुने जाते हैं ज्यादातर, तो उनको एक स्टेट को नाराज करके, जो एनीवे वोट नहीं डालने वाली, अगर 4 स्टेट को ये दिखाने को मिल जाए कि ये ज्यादा धरने देते थे, ये देखो हमने क्या किया, तो पॉलिटिकली इट वर्क्स फॉर देम। तो मुझे लगता है कि अगर जबरदस्ती कर लेंगे इसको अभी इंप्लीमेंट, जो मेरे को नहीं लगता करेंगे, लेकिन अगर कर लेंगे, द रीजन विल बी दिस। एनीवे दे आर नॉट गोइंग टू विन इलेक्शंस अलोन हियर, उनको पता है ये बात। हम्म। गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस के नोट्स पे ज्यादा फोकस करना है या करंट, दोनों पे ही करना है जी। आप लाइक द स्टेज दैट यू ऑल आर स्टैंडिंग टुडे, तो यू नीड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, फिर तो आप सोचना शुरू करोगे और फिर कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस में आओगे, फिर तो आप करंट अफेयर्स पे न्यूज़पेपर पे पहुंचोगे। ठीक है जी। सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में अब जैसे आपको नहीं पता है ना, आपने सोचा ही नहीं कभी कि ज्वाइंट फैमिली में रह के, लाइक आई आई वाज थिंकिंग कि ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज होती होंगी या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज में। हम्म। क्यों? कि फैमिली में सब पेरेंट्स जो वर्किंग होते हैं तो अपने पेरेंट्स का
हाँ हाँ, तो लोनलीनेस आ जाती है न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर। और जॉइंट फैमिलीज में थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, फ्रीडम भी नहीं होती है, खासकर लड़कियों के ऊपर। होता नहीं है, घर की सारी बहुएं जो हैं, दे आर मोर प्रॉपरली बिहेव्ड इन द सोसाइटल मैनर, कि नहीं नहीं ऐसा तो हमारे घर में तो ऐसा ही होता है जी। न्यूक्लियर फैमिली में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, फ्रीडम भी है। वही बात है, एक नया पेंडेमिक आ गया जी अकेलेपन का। हाँ, और बंदिश भी डिफिकल्ट लग रही है लोगों को, कह रहे शादी भी मुश्किल है, अकेला रहना भी मुश्किल है, तो क्या करें, क्या करें। अब ये ढूंढेंगे अगली पीढ़ी के बच्चे कि क्या करना है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस होती हैं। जो आप बात कर रहे हो वो बेसिक टेक्स्ट बुक है। दैट इट। मैं करता ही नहीं बेइज्जती। मैं फ्रैंक हूं बस।